जय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंक क्लासेस पर। तो जैसा कि हमारे हिंदी टॉपिक में वर्णमाला की क्लास चली थी, वर्णमाला में हमारा हो गया था क्या, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें उच्चारण या स्थान के आधार पर हो गया था। आज हम बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर, यानी अभ्यांतर के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो हमारा क्या है, पहला तो हमारा क्या, उच्चारण या स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। आज हम बात करते हैं अभ्यंतर यानी प्रत्यय के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अगला पॉइंट क्या आता है, उच्चारण उच्चारण प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर उच्चारण प्रयत्न के आधार मतलब अभ्यांतर प्रयत्न अभ्यांतर प्रयत्न अभ्यांतर प्रयत्न। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अभ्यांतर प्रयत्न। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या होता है अभ्यांतर प्रयत्न, क्या होता है। तो देखते हैं कि क्या वर्ण के मुख के वर्ण के मुख के वर्ण के मुख के बाहर आने के पहले बाहर आने के पहले मुख के भीतर, क्या मुख के भीतर मुख के भीतर बोले अंदर तालु मूर्धा, क्या वर्ण के मुख के बाहर आने के पहले या मुख के भीतर तालु मूर्धा दांत ओष्ठ ओष्ठ आदि, दांत ओष्ठ आदि से जो यत्न किया जाता है, आदि से जो यत्न किया जाता है उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। तो वर्ण के मुख के बाहर, वर्ण है दो सीरीज लिखा के वर्ण के मुख के बाहर आने के पहले, मतलब वर्ण जो मुख के बाहर आने से पहले मुख के भीतर जैसे तालु मूर्धा दांत ओष आदि से जो यत्न करता है उसे क्या कहते हैं, उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। आयोग समझ में आगे क्या कि वर्ण के मुख के बाहर आने से पहले वर्ण है जो वर्ण के मुख के बाहर आने से पहले जो मुख के भीतर तालु मूर्धा ओष और दांत आदि से जो यत्न किया जाता है उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर एक में क्या आता है। नंबर एक में आता है हमारा स्पर्श। उसमें क्या था, उसमें था हमारा स्पर्श स्वरेंद्रमुखी। क्या था, स्वरेंद्रमुखी। इसमें पढ़ना है पहले स्पर्श। स्पर्श में उच्च स्पर्श कहते किसे हैं, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो उच्चारण अवयवों को स्पर्श करने में उच्चारण अवयवों के स्पर्श करने तथा को स्पर्श
करने तथा स्पर्श करने तथा सांस सहसा खुलने पर तो उच्चारण अवयवों के स्पर्श करने तथा सहसा खुलने पर जिन ध्वनियों का जिन जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें स्पर्श कहते हैं उन्हें स्पर्श कहते हैं। वो कौन कौन से वर्ण होते हैं देखते हैं। तो जो हमारा हो गया जैसे का खा गा घा और टा ठा डा ढा, फिर हो गया ता था दा ता था दा धा पा फा बा और बा। मतलब कि प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को छोड़कर सारे वर्ड कैसे होंगे स्पर्श में आएंगे। उच्चारण अवयव को स्पर्श करने तथा सहसा खुलने पर जिन ध्वनियों को उच्चारण होता है उन्हें स्पर्श कहते हैं। का खा गा घा मतलब कि प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को छोड़कर सभी किसमें आएंगे स्पर्श के अंतर्गत ही आएंगे। अब बात करते हैं अगला जो हमारा क्या आता है बोलते स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखो स्पर्श संघर्षी बोलेगा तो अलग ऊष्म संघर्षी अलग। जब संघर्षी व्यंजन का पूछेगा तो वो बोलेगा स्पर्श संघर्षी और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो बात करते हैं किसकी स्पर्श संघर्षी व्यंजन की। स्पर्श संघर्षी बात करते हैं स्पर्श संघर्षी तो इनके उच्चारण में इनके उच्चारण में अवयव सहसा खुलने के इनके उच्चारण में अवयव सहसा खुलने के बजाय धीरे धीरे खुलते हैं धीरे धीरे खुलते हैं। मतलब कि इनके उच्चारण में अवयव सहसा खुलने की वजह कैसे धीरे धीरे खुलते हैं। तेज खुलने की वजह कैसे धीरे धीरे खुलते हैं। वो व्यंजन कौन से होते हैं वो होते हैं हमारे चा छा जा झा और एक हमारा आता है या। कौन सा होता है या। तो ये पांच व्यंजन किसमें आएंगे हमारे ये होंगे हमारे स्पर्श संघर्षी। जब पूछेगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन तो चा छा जा झा और लास्ट में या। अब बात करते हैं किसकी ऊष्म संघर्षी की। अगला क्या था हमारा ऊष्म संघर्षी। बात करते हैं ऊष्म संघर्षी की। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में इन व्यंजनों के उच्चारण में इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयवों से वायु मुख के अवयवों से रगड़ खाते हुए अवयवों से कैसे रगड़ खाते हुए निकलती है। रगड़ खाते हुए निकलती है। ये कौन से व्यंजन हो गए उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं सा सा
सा और हा। हा को और क्या कहा जाता है? हा को और क्या कहा जाता है? तो हा को हमने नेक्स्ट क्लास में बताया था कि हा को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण कहते हैं। तो उच्चारण प्रत्यय के आधार पर अभ्यंतर प्रत्यय, एक फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या, कि वर्ण के मुख के बाहर आने से पहले, वर्ण के मुख के बाहर आने से पहले मुख के भीतर तालु मूर्धा दांत तथा ओष्ठ से जो यत्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अभ्यंतर प्रत्यय कहते हैं। पहले नंबर पे क्या गया? स्पर्श। इसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को छोड़कर सभी वर्ग के सारे व्यंजन। स्पर्श संघर्षी, इनके उच्चारण में अवयव सहसा खुलने के बजाय कैसे धीरे धीरे खुलते हैं? चा, छा, जा, झा और या। अब बोल के ट्राई कर सकते हैं। उसमें संघर्षी, इन व्यंजनों के चरण में श्वास वायु मुख के अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती सा। अब बोलेंगे तो सा, सा और हा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं पार्श्विक ध्वनि की। अब बात करते हैं किसकी? पार्श्विक ध्वनि की। अगला जो आता है क्या आता है? पार्श्विक। तो पार्श्विक ध्वनि, इसमें कौन सा व्यंजन का कौन सा वर्ण आता है? तो ला। पार्श्विक अगर पूछेगा पार्श्विक ध्वनि कौन सा था? तो ला। इसकी डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं कि उनके उच्चारण में इनके उच्चारण में श्वास, इनके उच्चारण में श्वास वायु जिह्वा के, वायु जिह्वा के, वायु जिह्वा के दोनों पार्श्वों, जिह्वा के दोनों पार्श्व मतलब बगल। क्या? तो इनके उच्चारण में श्वास वायु जिह्वा यानी दोनों पार्श्वों ने बगल से निकलती है, से निकलती है। व्यंजन कौन सा होगा? तो ला। मतलब के कहने का अर्थ है कि ला का बोलते समय जिया के दोनों ला, तो दोनों बगल से वायु निकलती है। बोलिए, आप बोल के ट्राई कर लीजिए कि इनके उच्चारण में श्वास वायु जिया के दोनों बगल से निकलती है। वायु जिया के दोनों बगल से ला, ला जब आप बोलते हैं तो वायु जिया के दोनों बगल से निकलती है। अब बात करते हैं किसके? अगला जो आता है वो तो लुंठित वर्ण।
लुंठित वर्ण। तो लुंठित इसके उच्चारण में क्या था, इसके उच्चारण में, जी हाँ, इसके इसके उच्चारण में, जी हाँ, इसके उच्चारण में, जी हाँ, वर्तस्य भाग की, वर्तस्य भाग की ओर उठती है। कौन सा वर्ण? तो देखो वहां हमको एग्जाम में डिफरेंशियल तो लिखवाने बैठेंगे नहीं, ये पूछेगा इसमें से पार्श्विक ध्वनि का वर्ण कौन सा है, तो ल, और लुंठित पूछेगा तो आएगा रा। रा बोलते समय जी आप वर्चस्व बाकी और उठती है रा, रा। अब बात करते हैं अगला जो हमारा आता है, कहते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त, तो उच्छिप्त किसे कहते हैं, देखते हैं, लिखते चलते। तो जिन व्यंजन, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में, ध्वनियों के उच्चारण में, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में, जी हाँ, नोक कठोर, जी हाँ, नोक कठोर, नोक कठोर तालु के साथ, नोक कठोर तालु के साथ झटके से टकराकर, कैसे, झटके से टकराकर, झटके से टकराकर नीचे आती है उसे उच्छित कहते हैं। झटके से टकराकर नीचे आती है उसे उच्छित कहते हैं। उच्छित या ताड़नाथ व्यंजन इन्हें कहते हैं, उसे उच्छित कहते हैं। वो कौन कौन से दो वर्ण हैं, एक तो ड, दूसरा ढ। इनका प्रयोग शब्दांश के शुरुआत में नहीं किया जाता है, हमने पहले बताया था उच्छित है ताड़नाथ के डिफिनेशन लगाई थी। इनका प्रयोग शब्दांश के प्रारंभ में नहीं किया जाता, इनका प्रयोग शब्दांश के मध्य और लास्ट में किया जाता, ना कि प्रारंभ में। जो जो बिना बिंदु वाले वर्ण होंगे उनका शब्द प्रारंभ में किया जाएगा, जैसे डमरू हो गया, ढक्कन हो गया, हमने पहली क्लास में भी बताया था जब उचित है ताड़नाथ की डिफिनेशन तो रही तब। अब बात करते हैं किसकी, अगला जो आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ या अर्धस्वर, क्या बोलेंगे, अंतःस्थ या अर्धस्वर। तो अंतःस्थ या अर्धस्वर किसे कहते हैं, देखते हैं। इन ध्वनियों के, इन ध्वनियों के उच्चारण अवयवों में, उच्चारण अवयवों में कहीं भी तो क्या है, इन ध्वनियों के उच्चारण अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श, कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, नहीं होता है, तथा श्वास वायु अवरोधित कर देती है, तथा श्वास वायु अवरोधित रहती है, अवरोधित रहती है। कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे इसमें, देखते हैं। तो इसमें दो वर्ण आएंगे, कौन कौन से, या और वाह। तो इन ध्वनियों के उच्चारण में अवयव में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है,
या और वाह। आप बोल के देखिए, कहीं भी कोई भी अंग पूर्ण स्पर्श नहीं होगा तथा श्वास वायु अवरोधी रहती है। अब बात करते हैं जो हमारा आता है अभ्यंतर प्रश्न के अंतर्गत, जो लास्ट आता है वो आता है हमारा क्या, अनुनासिक। अनुनासिक। अब बात करते हैं किसकी, अनुनासिक की। पंचम वर्ण, जिन्हें हम पंचम वर्ण भी कहते हैं, नासिक भी कहा जाता है। तो इन ध्वनियों के उच्चारण में, इन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का सहयोग होता है। इन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का सहयोग होता है। दोनों का सहयोग होता है। तो इन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का सहयोग होता है। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, वो होते हैं ड, यहाँ, अड़ा, ना और माम। इनको बोलते हैं पंचम अक्षर, पंचम वर्ण या नासिक, अनुनासिक भी कहा जाता है। तो ये होगा हमारा क्या, अभ्यंतर के आधार पर। अब इसके बाद हमारा आएगा क्या, बाह्य प्रश्न के आधार पर, जो घोष और संघोष वर्णों में उनके बारे में। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बात करते हैं किसकी, अभी तक था अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर। अब बात करते हैं बाह्य प्रश्न के आधार पर। क्या, बाह्य प्रश्न के आधार पर। तो बाह्य प्रश्न के आधार पर कितने, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होंगे, पहला जो हमारा आता है वो होता है घोष और संघोष। घोष और सघोष। दूसरा आता है आघोष। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है आघोष। तो अब बात करते हैं किसकी, घोष यानी सघोष की। तो घोष वर्ण किसे कहते हैं, घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में
जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन, गूंज, झंझकार उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें घोषवर्ण कहते हैं। तो लिखते हैं क्या कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में गूंज, कंपन और झंझकार उत्पन्न होती है और झंझकार उत्पन्न होती है उन्हें घोषवर्ण कहते हैं। उन्हें घोषवर्ण कहते हैं। उन्हें घोषवर्ण कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या गूंज, कंपन और झंझकार उत्पन्न होती है उन्हें घोषवर्ण कहते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ण हो गए? पंचवर्गों में से प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ व पंचम व्यंजन है। तृतीय, चतुर्थ व पंचम व्यंजन है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में गूंज, कंपन और झंझकार उत्पन्न हो उसे कहते हैं, उसे घोषवर्ण कहते हैं। पंच वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन देख लेते हैं वो कौन कौन से व्यंजन है। कौन कौन सा है? हमारा गा हो गया, खा हो गया और अड़ा। ये हो गया हमारा का वर्ग का। जा, झा, इया, डा, और अड़ा। ये हो गया टा वर्ग का। फिर क्या है हमारा? दो हमारे हो जाएंगे कौन कौन से? उच्छिष्ट और ताड़न जाते। उच्छिष्ट और ताड़न जाते। अगला है हमारा दा, दा, ना, ता, दा, ना। फिर पा, भा, मा। लास्ट में आ जाएंगे हमारे या, र, ला और वा। कौन से? चार जो हमारे जुड़ जाएंगे या, र, ला, वा और हो जाएगा हमारा हा। ये सारे वर्ण हमारे कैसे होते हैं? ये सारे वर्ण हमारे घोषवर्ण कहलाएंगे। कौन कौन से? पंच वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ व पंचम व्यंजन। तृतीय, का वर्ग का, चतुर्थ और पंचम व्यंजन क्या कहलाएगा? घोषवर्ण कहलाएगा। और दो बीच में उच्छिष्ट ताड़न जुड़ जाएंगे। लास्ट के पांच व्यंजन हमारे हो जाएंगे या, र, ला, वा और हा वाले। ये होते हमारे घोष या सघोषवर्ण बोले तो। अब बात करते हैं किसकी? आघोषवर्ण की। आघोष बात करते हैं आघोष वर्ण की। तो इसका क्या? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे क्या कहते हैं? उन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। कौन कौन से? पंच वर्गों में से क्या? पंच वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के
प्रथम व द्वितीय व्यंजन। प्रथम व द्वितीय व्यंजन कौन कौन से हो गए? क, खा, दूसरा हो गया चा और छा, तीसरे का क्या होगा? टा और ठा, ता और था, पा और फा। और इसमें इसमें तीन जुड़ जाएंगे उसमें संघर्षी व्यंजन कौन कौन? सा सा सा, सा सा और सा। टोटल हो गई हमारे 13। ये हमारे कितने हो गए? 22। 2 4 6 8 10 20 2 22। घोष वर्ण हमारे टोटल कितने होते हैं? 22 होते हैं। और आघोष वर्ण हमारे कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट जो हमारा बचता है हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण होता है प्रणता के आधार पर। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं किसके? प्राणता के आधार पर। प्राणता के आधार पर ये कितने होते हैं? ये भी 2 होते हैं हमारे। महाप्रत्न के आधार पर 2 बताए थे, घोष और आघोष। बात करते प्राणता के आधार पर तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हो? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजन के उच्चारण में क्या, जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। देखते हैं क्या। पहले हमारी आती है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कहते किसे हैं? तो जिन व्यंजन के उच्चारण में जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, मुंह से कम हवा निकलती है, जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से या मुंह से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं? तो पंच वर्गों में से क्या, पंच वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के
पंच वर्गों में प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन और लास्ट में कौन कौन से चार वर्ड जुड़ जाएंगे, तो लास्ट में और रहेगा या रहा लावा और या रहा लावा। ये कौन कौन से वर्ड है, ये हमारे आएंगे अल्प प्राण के अंतर्गत। जैसे का हो गया का गा और अड़ा, चा जा और इया। तो प्रथम तृतीय व पंचम में कौन कौन से होंगे, अल्प प्राण होंगे। अब बात करते हैं अगला जो होता है वो था महाप्राण। महाप्राण की बात करें तो जिन व्यंजन ध्वनियों में जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है, श्वास बल अधिक लगता है, अधिक लगता है, उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उन्हें अल्पप्राण, और जिन ध्वनियों के व्यंजन में उच्चारण करते समय जो अधिक बल लगे तो उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय चतुर्थ व्यंजन, द्वितीय चतुर्थ व्यंजन। लास्ट में कौन कौन से होंगे हमारे, सा और हा। चार वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, सा और हा। ये कौन से होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं महाप्राण। अब बात करते हैं किसके, पेशी तनाव के कारण। देखिए इसी में ये प्राणता के आधार पर। अब बात करते हैं पेशी तनाव। पेशी तनाव के आधार पर पेशी तनाव के आधार पर भी दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा कठोर, दूसरा होता है स्थिर। कठोर में कौन कौन से आएंगे, तो आघोष और महाप्राण व्यंजन। ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये पेशी तनाव में कठोर के अंतर्गत आएंगे। आघोष और महाप्राण व्यंजन, जो महाप्राण में लिखा गया है द्वितीय चतुर्थ और सहसा हा, वही कठोर पेशी तनाव में कठोर व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और स्थिर में आ गया घोष और अल्पप्राण। घोष और अल्पप्राण। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं हालंत की। और वर्ण के भेद में हमारा क्या था, तीन भेद बताए थे, स्वर व्यंजन और अयोग वाह। व्यंजन हमारा कंप्लीट हो गया है। आप बात करेंगे इसकी अयोग वाह की, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
बात करते हैं किसकी, बात हम करते हैं हलंत चिन्ह की। हलंत, हलंत, तो हलंत कहते किसे हैं? तो जहां दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा लगती हो वहां हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या सीधी से सरल सी डिफिनेशन है कि जहां दो वर्णों को, जहां दो वर्णों को जोड़ने में, जहां दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा होती है, असुविधा होती है, वहां हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल में हो गया हमारे क्या, पद्मा, पट्ठा। अगला क्या हो गया हमारा, खाद्य। अब बात करते हैं वर्ण का जो तीसरा भेद आता हमारा क्या, अयोगवाह। अयोगवाह पहले बता दे दो ही होते हैं, अंग और आहार। अयोगवाह, तो अयोगवाह कहते किसे हैं, डिफिनेशन क्या होती है अयोगवाह की, तो लिखते हुए चलते हैं क्या, जिन वर्णों का, जिन वर्णों का प्रयोग, जिन वर्णों का प्रयोग न स्वर में हो न व्यंजन में, न स्वर और न व्यंजन वर्ण में हुआ हो, न स्वर न व्यंजन वर्ण में हुआ हो, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते, तो अयोगवाह किसे कहते हैं, जिनका प्रयोग न स्वर में होता हो ना ही व्यंजन में होता, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अगला था कि अनुस्वार, क्या, अनुस्वार और विसर्ग, और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। कैसे देख लेते हैं, पहला था क्या, अनुस्वार। बात करते किसकी, अनुस्वार की। अनुस्वार में हो गया जैसे अंग। बात करते अंग और आ, कितने बताए थे हमने, दो बताए थे, हो गया अंग और आ, उन्हीं का प्रयोग किसमें, अनुस्वार और विसर्ग के रूप में हुआ है। तो अंग, अंकित, अंतःकरण, अंत हो गया अंत, दुख। अब बात करते हैं किसकी, विसर्ग की। प्रातः, प्रायः, अतःकरण, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आएंगे हमारे अयोगवाह के अंतर्गत। तो थैंक यू दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक हिंदी में वर्णमाला का चला था वो पूरा टॉपिक क्लियर होता है। तो वर्णमाला की हमारी 3 क्लासें हुई हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह को मिलाकर। तो अयोग आप सभी लोग को समझ में आएगा। जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारे आएगी शब्द के भेद की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्द, तद्भव, पश्चिम, संज्ञा वगैरह सारे टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। इसके बाद हमारा जब पूरा कोर्स क्लियर हो जाएगा इसके बाद हम पढ़ाई करेंगे अपनी प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।